आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सबसे पहले आज आपको ये बता दें कि एक अहम बात यह है कि आज अपोजिशन के लीडरों ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है। मुलाकात में और अपने वक्तव्य में जो उनको सौंपा गया है उसमें इस बात का खास तौर से जिक्र है कि दिल्ली फसादात के ताल्लुक से जो जांच दिल्ली पुलिस कर रही है उस पर कई तरह के शक व शुबहात हैं, उस पर एतराज़ात हैं। और उसके बाद ये अहम इंकशाफ इसलिए भी सामने आ रहा है कि कई बार सिविल सोसाइटीज के मेंबरों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसी बीच लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट भी दायर की जा रही है और कई और नाम अभी सामने आए हैं। ताज़ा जो चार्जशीट दायर की गई उसमें 15 नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जांच के रवैये पर और जांच के तरीक़ेकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये अब एक बहस का मौजू बन गया है कि क्या वाकई इस तरह से जांच पर सवालात पहले भी कभी उठे थे। और ऐसा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे साबिक पुलिस के अफसरान हैं जिन्होंने भी एसएस श्रीवास्तव को बाकायदा खत लिखकर दिल्ली पुलिस के जांच के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया है। आज हम इसी खास मौजू पर रहेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ इस पर सवालात उठ रहे हैं और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की जांच अब कहां तक पहुंची है, कितनी चार्जशीट और कितनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा चुकी है और किस तरह से जिन जिन लोगों का खास तौर से इसमें जेएनयू के साबिक तलबा स्टूडेंट का भी नाम शामिल है और जामिया के स्टूडेंट हैं। एक बात जो सिविल सोसाइटी की तरफ से आ रही वो ये आ रही है कि दिल्ली फसादात के जांच के नाम पर पुलिस ने ऐसी भी गिरफ्तारियां की हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सीएए के खिलाफ जो एक एहतजाज चल रहा था उसमें जो लोग पेश थे उनको टारगेट किया जा रहा है। ये सब इल्जामात हैं, ये सब एतराज़ात है सिविल सोसाइटी की तरफ से और ऐसी ही कुछ कई अहम बातों के साथ अपने खुतूत के साथ अपोजिशन के लीडरों ने भी आज सदर जमहूरिया से मुलाकात की और अपनी ये बात रखी है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस खास मौजू में गुफ्तगू के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्रम अली शहजाद भी होंगे और सैयद यासिर जिलानी होंगे, बीजेपी के तर्जुमान सलमान निजामी होंगे जो कांग्रेस तर्जुमान है और साथ ही विवेक श्रीवास्तव होंगे। लेकिन आप सबका इस्तेमाल करते हुए जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सबसे पहले ये सुनाना चाहता हूं कि सिविल सोसाइटीज के जो लोग हैं उन्होंने इस जांच को लेकर क्या बातें कही हैं, किस बात को लेकर उनको इतराज है। इनमें प्रशांत भूषण का नाम है, इसमें सैयदा हमीद का नाम है और भी कई लोग हैं, लेकिन हम सुनाते हैं पहले कि इनके ख्यालात इस बारे में क्या हैं। आंखों के सामने दो या तीन जामिया की छोटी छोटी लड़कियों ने एक अपने साथी को पुलिस के डंडों से बचाने के लिए उसके तीन तरफ खड़ी हो गई। यही उनका गुनाह अजीम था। सफूरा जरगर का क्या गुनाह था, देवंगना कलीटा और उसकी साथी जो जेएनयू की है उसका क्या गुनाह था। इस वक्त उमर खालिद पे क्यों ये यूएपीए का अताब नाजिल हुआ है। जो सारा किस्सा है उसको पलटने के लिए ये इतनी बड़ी साजिश रची गई है कि जामिया में रहने वाली मेरे जेनरेशन्स जामिया में रहते आए हैं और मैंने ये देखा है कि सारी साजिश को एक तरह से वो नौजवान जो पहली बार हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक नौजवानों का इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू हुई और हमें लगा कि हाँ हालात पलटने वाले हैं, उसको एक बिल्कुल पलट के और झूठ पे झूठ के पुलंदे खोल के उनकी ज़िंदगी से खेल के और एक नया नैरेटिव जारी हुआ है जिसका नाम है दिल्ली 2020। अगर आप देखें कि किस तरह से ये जांच चल रही है तो आपको लगेगा कि जैसे हम अंधेर नगरी चौपट राजा जिनका सब कुछ दिख रहा है कि दंगा भड़का रहे थे, कह रहे थे गोली मारो सालों को, बिल्कुल साफ है कि उन्होंने दंगा भड़काया, जिसके हाईकोर्ट जज ने भी बोला कि भाई ये वीडियो देखिए, इससे आपको लग नहीं रहा और आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर, कोई पूछताछ कुछ नहीं करी। जो लोग बिल्कुल सीधे सीधे और पुलिस ऑफिसर्स वीडियो में दिख रहे हैं मारपीट करते हुए, सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए, मार के लोगों को जान से मार दिया पुलिस वालों ने, और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कोई
पत्थर फेंकते हुए वीडियो में दिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। पुलिस कहती है कि हम तो पता ही नहीं लगा पा रहे कि वीडियो में कौन ऑफिसर्स हैं। तो ये कोई साजिश की जांच नहीं हो रही है। तो राजेश, सुना आपने सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनका ये कहना था, ये जो कुछ कह रहे हैं दरअसल इनकी बात को भी सदाकत के पैमाने पर तौला जा सकता है, इस पे कोई बहस नहीं है। ये से इनकी बात की सच्चाई को आंका जाना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतने ज्यादा सवालात दिल्ली पुलिस की दिल्ली फसादात के जांच के तरीकेकार को लेकर क्यों उठ रहे हैं, यही सवाल हम करेंगे। हमारे साथ खुर्रम है हमारे रिपोर्टर, और सैयद यासिर जिलानी है बीजेपी के तर्जुमान, सलमान निजामी है कांग्रेस लीडर, और विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हैं हमारे साथ। विवेक श्रीवास्तव, सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करते हैं। आज एक बाकायदा अपोजिशन लीडरों का एक वफ्द सदर जमहूरिया से मिला, उसमें सीताराम येचुरी भी थे, डी राजा भी थे, प्रोफेसर मनोज झा भी थे, अहमद पटेल भी थे। क्या मकसद है मिलने का, जरूरत क्यों ऐसी पेश आई? नहीं, देखिए, मकसद ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है इस वक्त, ये लोग ऑपोजिशन को कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। 370 हटाया गया, उसके बाद अभी जब चाइनीज ने गलवान में जो कुछ भी हुआ, किसी भी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने, रूलिंग पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने भी नोबडी टुक द इनिशिएटिव। ऑपोजिशन के लीडर्स को बुलाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है कि देश में क्या हो रहा है। अभी दिल्ली दंगों के टाइम पर 4-5 दिन पहले मीडिया में अफवाहें भी इन्होंने फैला दी, और येचुरी जी के बारे में, सीताराम येचुरी के बारे में, योगेंद्र यादव के बारे में, यहां तक कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम भी लिया गया। तो आप ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है रूलिंग पार्टी बीजेपी, कि भाई एक ही पार्टी है जो नेशनलिस्ट है, जो देश की सोचती है, वो बीजेपी है। इसके अलावा कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट हो गए, रीजनल पार्टीज हो गए, ये सब एंटी नेशनल्स हैं। और कहीं ना कहीं हम अपोजिशन वाले ये भी सोचते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का एजेंडा इतना स्ट्रिक्टली ले रही है कि एक एंटी माइनॉरिटी स्टैंड हमें फील होता है। तो इन सारे इश्यूज को लेकर के, खासकर दिल्ली दंगों की जो चार्जशीट है, इन सारे विषयों को लेकर के लोग प्रेसिडेंट के पास गए आज, और बात करी कि कहीं ना कहीं कुछ अंकुश सरकार के ऊपर लगाया जाए। दिस वाज द बेसिक रीजन। जी, अब मैं सीधे आता हूं, सलमान निजामी आपके पास भी आ रहा हूं। कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव थे अहमद पटेल, क्या खास मुद्दे हैं? क्या इससे पहले कभी कोई ऐसे मामले में कोई जांच नहीं हुई पुलिस की? ये दिल्ली पुलिस की जांच है, पुलिस की जांच पर हम भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्यों ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा न करते हुए हम इस बारे में सदर जमहूरिया से भी जाकर मिल रहे हैं? आपके पार्टी के बड़े नेता पहुंचे। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है वो 10 लाख पन्नों के साथ जो है चार्जशीट पेश की गई, और दूसरी तरफ से पार्लियामेंट में ये कहा गया कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स देश में मरे इस लॉकडाउन में, उनकी कोई भी डेटा नहीं है सरकार के पास। तो 10 लाख के चार्जशीट बनाने में आपको इतना टाइम लगा, उसके लिए फुर्सत है, लेकिन देश में जो मेन मुद्दे हैं, चाहे माइग्रेंट वर्कर्स जो हमारे मरे, उसका डेटा नहीं है सरकार के पास। तो मैं आपको बताऊं, ये खास एक स्ट्रेटजी के तहत पूरे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 370 हटा। कश्मीर में कई लोग इस वक्त जेलों में हैं, मेन स्ट्रीम लीडर्स को छोड़िए, जो यूथ है वहां के कई हिंदुस्तान की जेलों में है। और इस तरीके से आज ये आप सिर्फ देखिए मत कि आज दिल्ली के कुछ एक्टिविस्ट जेल में हैं, आसाम के एक्टिविस्ट जेल में हैं, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन जो भी इस वक्त सरकार के खिलाफ विरोध में है, और सरकार अपने कारनामों को किस तरीके से छुपाना चाहती है ताकि सरकार पे सवाल ना किए जाएं और लोगों को जेलों में डाला जाए, ताकि चाइना पे सवाल ना किया जाए कि चाइना से आप लोन लेते हैं 9,000 करोड़ एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो हमारे सैनिक शहीद कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, और आप लोन ले रहे हैं। यहां से आप जो है अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है, हमारे यहां फ्लड की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे किसान सड़कों पे उतरे हैं, आज इस्तीफा भी दिया है बीजेपी की एक मंत्री ने। तो ये देश में जो हालात बने हुए हैं, उन सब पे ध्यान हटाने के लिए लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, खासकर एक कम्युनिटी को, चाहे मुसलमान हो, चाहे दिल्ली का हो या कश्मीर का हो, ताकि वो डरे रहें और मीडिया का ध्यान जो है मेन मुद्दों पे ना जाए। तो जीडीपी हमारी 23
6.9% है। बांग्लादेश की जीडीपी 5% से ज्यादा है। हमारी हालत खस्ता है, हमारी नौकरियां चली गई, 2 करोड़ नौकरियां चली गई। युवा आज भी रात को सड़कों पे हैं, ताली और थाली बजा रहे हैं कि हमारा रोजगार छीन गया। उस पर बात नहीं हो रही है और अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए लोगों को जेलों में डाल रहा है। लेकिन कितने लोगों को जेलों में डालेंगे आप? कितने करोड़ों के लोगों को आपके लिए जेलें कम हो जाएंगी लोगों को डालने के लिए? एक ना एक दिन आपको लोगों को जवाब देना होगा कि आपने लोगों के साथ नाइंसाफी जो की है, जो आपने देश की हालत की है, जवाब तो देना पड़ेगा। बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं 2024। मैं इस पर भी जवाब लेता हूं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान यासिर जिलानी मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब, लगातार सवाल उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस के कार्यशैली को लेकर, तरीक़ेकार को लेकर कि जांच का जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल ही पार्शियल नजर आता है, ऐसे इल्जामात हैं। बीजेपी की दिल्ली हुकूमत में बीजेपी है, दिल्ली पुलिस उसकी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूं दिल्ली के दंगे के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी डिबेट में रहूं और इसी टॉपिक के साथ इंसाफ कर पाऊं। ये जो लोग पता नहीं कहां लेके चले जाते हैं डिबेट को, मुझे हैरानी होती है कि उन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि चार्जशीट में कुल टोटल जो दिल्ली पुलिस ने पेज का इस्तेमाल किया है वो है 17,500, और एक श्रीमान अभी बोल रहे थे 10 लाख। तो ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश जो लगता है थोड़ा मिसकाउंटिंग हो गई उनसे। जी, इंसाफ नहीं कर सकते। जी, और मैं दूसरी बात बताऊं जी, बोलिए। हाँ, नहीं, उनसे कई बातों में मिसकाउंटिंग हुई है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस जो काम कर रही है, आपने चार्जशीट की बात करी, आपने ये भी जानकारी हमने और आपने विशाल साहब डिबेट करी है कि पूरे के पूरे कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, कितने मुसलमानों के ऊपर हुई है और कितने दूसरे मेजोरिटी जो कम्युनिटी है हिंदू भाई उनके ऊपर हुई है। उसमें जो डिफरेंसेस है ना वो 1 नहीं आधे % का है, जो टोटल नंबर है जिन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। देखिए, जब दंगा होता है तो दंगा एक तरफ से नहीं होता, दंगा दोनों तरफ से होता है। और दंगे में देखिए कौन हिंदू जो आपके 571 है उसकी बात श्रीवास्तव सुन लीजिए, मुझे मालूम है कि आपको बेचैनी हो जाएगी। मुझे आप कपिल मिश्रा पे जरा कमेंट, अरे मैं बताने नहीं बैठा हूँ और आपको नहीं बता रहा हूँ। जो देशद्रोही लोग हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये यासिर भाई देखिए, यहाँ पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आप ना कीजिए। वो अगर रोक रहे हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा, लेकिन ये बैठकर आप यहाँ मत किसी को देशद्रोही कहिए, वरना फिर आपको भी कोई कहेगा। ये यहाँ स्टूडियो इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम किसी को हम यहाँ बैठे बैठे देशद्रोही बताएं। माइंड इट प्लीज, माइंड इट। जी, आगे बढ़िए। श्रीवास्तव जो चाइना समर्थक है वो हैं नहीं, कोई माइंडेड नहीं, आप नहीं मना कर सकते मुझे। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज होल्ड ऑन। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए जरा, थोड़ा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। यासिर जिलानी जी, जरा मुझे काउंटर करने दीजिए इनको। जी बिल्कुल, आप वेट कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका दूंगा। यासिर जिलानी बोलिए। जी देखिए, मैं जो बात कह रहा था, मैं सिर्फ चार्जशीट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ जिन लोगों की ये लोग कसीदे पढ़ रहे हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा जिनका नाम अभी चार्जशीट में नहीं है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हो सकता है उनका नाम आ जाए, जिनको 10 दिन के लिए यूएपीए लगा के अभी पुलिस ने रिमांड पे लिया है, कि उन्होंने कभी भी फला और बाबूद का कोई वीडियो उनका मुस्लिम नौजवानों का दिखाया गया हो, कभी उन्होंने मुस्लिम नौजवानों के एजुकेशन पे कोई चर्चा करी हो, उन्होंने कभी किसी मुस्लिम नौजवानों के हेल्थ के ऊपर चर्चा करी हो, कभी उन्होंने मुसलमानों के एजुकेशन जो सबसे इल्म जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इल्म सीखने के लिए अगर चीन जाना पड़े, हमारे मजहब ने हमें बताया, उस पर कभी उनका वीडियो नहीं। हाँ, उनका वीडियो जरूर आता है कि चिकन नेक को काट दो, उनको अब वीडियो जरूर आता है कि हम घर से बाहर निकल जाओ, ट्रंप आने वाले हैं, पूरे दिल्ली को घेर लो, बंद कर लो, एक पार्टी को उसकी औकात बता दो। तो ये इस तरह की मानसिकता के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कुछ लोग सिविल सोसाइटी के लोग आपके सामने अगर बात रखें तो ये बात रखने का हक भी ठीक है। यासिर जिलानी साहब, अब आपको जरा मैं रोकना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं, दैट्स योर टाइम। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका वक्त है, बोलिए। जी, अब आप सुनिए, बिल्कुल सुनिए। सबसे पहले यासिर जिलानी खुल के बोले टेलीविजन के ऊपर कि हिंदू राष्ट्र का, आरएसएस का कॉन्सेप्ट गलत है, और बीआर अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेकुलर है, जो कहता है कि एक हिंदू और एक मुसलमान एक बराबर, उसको ये फॉलो करें। बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा रहा है हिंदू राष्ट्र का, जिसके तहत
ये माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट मुसलमान को उन्होंने नहीं दी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये शरजील इमाम को लटकाना चाहते हैं और वो गिल्टी है, हम शरजील इमाम की बैटिंग नहीं कर रहे, हम नहीं करते, लेकिन कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, ये लोग जिन्होंने खुलेआम उस वक्त चैलेंज करके भड़काऊ भाषण दिए, इनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं है? एकेडमिक टॉपर सीताराम येचुरी जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोगों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं और आप कहते हैं कि ये लोग दंगों में, साजिश में इनके भड़काऊ भाषण थे। अगर आप एक बिल पास करते हैं सीएए, और मैं भारत का नागरिक हूं और मुझे उस बिल में कमियां दिखती हैं, आपकी 303 सीटें हैं, बिल तो आप पास कर गए, लेकिन आपके पास सिर्फ 35% वोट है देश का। तो अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं और उसमें कुछ कमियां निकालता हूं, कोई डिस्कशन करता हूं, तो क्या मैं गलत और एंटी नेशनल हूं? आप मुझे बताइए, क्या सबको आप देशद्रोही कह देंगे? कांग्रेस देशद्रोही, येचुरी देशद्रोही, योगेंद्र यादव देशद्रोही, अरविंद केजरीवाल देशद्रोही, एक बीजेपी को छोड़ करके क्या सारी पार्टियां और सारे नेता देशद्रोही हो गए? बताइए यासिर जिलानी जरा इस बात को। और इसके अंदर जो चार्जशीट हुई है, जामिया के अंदर दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से चार्जशीट करी, जामिया के अंदर जाकर के बच्चों पे लाठियां बरसाई, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के कहने पे गलत एक्शन लेती है। जेएनयू के अंदर झगड़ा होता रहा, दिल्ली पुलिस खड़ी होकर के मुक्त दर्शक बनी रही और लेफ्ट के बच्चों के ऊपर पहले केस डाले गए, चार्जशीट बनाई गई। तो आपकी चार्जशीट हमेशा लेफ्ट के खिलाफ या माइनॉरिटी के लड़कों के खिलाफ ही क्यों होती है? अक्सर चार्जशीट लेफ्ट या माइनॉरिटी के खिलाफ क्यों होती है? दिलीप विवेक श्रीवास्तव ये सवाल उठा रहे हैं। मैं अपने नुमाइंदे खुर्रम के पास थोड़ा जाना चाहूंगा। खुर्रम, ये जो चार्जशीट के बारे में बातें अभी तक आ चुकी हैं, कितनी चार्जशीट दायर की जा चुकी है, और चार्जशीट में जो विवेक जी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसकी बुनियाद क्या है खुर्रम? देखिए विशाल, अभी दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उसके दो रुख है। एक तो ये कि दंगों में कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से दंगा हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन लोग दुकानें जला रहे थे, कौन लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, कौन लोग गोलियां चला रहे थे। एक जांच वो एसआईटी की कर रही है, लेकिन एक जांच जो दूसरी जांच हो रही है कि जो साजिश हुई है, जो दिल्ली स्पेशल सेल कर रही है कि दंगों की साजिश कैसे हुई, और जब उस साजिश को सीएए, एनपीआर और या फिर एनआरसी के खिलाफ जो मूवमेंट खड़ा हुआ था उससे जोड़ दिया जाता है, तो वहां से जो साजिश की बातें शुरू होती हैं, वहां से ये चार्जशीट शुरू होती है और उसी पे ये ऐतराज होता है। तो अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो सीएए में शामिल थे, उनके जो भाषण थे, उनकी जो तकरीरें थी, उनको बुनियाद बना करके दिल्ली पुलिस ने उनको उठाया है, चाहे उसमें उमर खालिद हो, चाहे उसमें खालिद सैफी हो, चाहे फिर जेएनयू के लोग हो, या फिर योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी या डी राजा जैसे लोगों का नाम हो, और दूसरे जो लोग हैं उनका भी नाम हो। तो ये इन तमाम लोगों को जब सीएए से लिंक किया जाता है तो फिर ये ऐतराज शुरू हो जाता है, और उसी ऐतराज को लेकर के कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस जांच नहीं कर रही है। अभी कुछ लोग मिलकर आए हैं, सदर जमहूरिया हिंद से अपोजिशन के लोग, लेकिन उससे पहले खत लिखा गया, अरविंद केजरीवाल को खत लिखा गया, कई जांच हुई, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जांच की, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जांच की, हालांकि वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन वो सबमिट की जा चुकी है, उसकी काफी चीजें सामने आई, जिसमें दिल्ली सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि उनके लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई, और उसमें जो सबसे अहम बात की गई कि जो भारतीय संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो पुलिस की जवाबदेही को लेकर के कानून सख्त करे। तो ये तमाम चीजें हैं। यासिर जिलानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर पॉइंट सामने आता है कि ऐसी कोई बात वो किसी भी रिपोर्ट में सामने आई हो, सवाल इस बात को नहीं है कि यासिर जिलानी बुरे हैं या कोई XYZ बुरा है, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कानून है और कानून के रखवाले हैं, तो कानून के रखवाले क्या कुछ तंग नजरी से काम ले सकते हैं, क्या वो पार्शियल हो सकते हैं? सवाल इस बात को लेकर यासिर, जो विवेक जी ने भी उठाया। देखिए विशाल भाई, मैं खुर्रम भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जिस तंगदिल की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए कोर्ट है। अगर पुलिस ने किसी तरह की कोई पार्शियल रोल निभाया है, कोर्ट मौजूद है। बार बार मुझसे विवेक श्रीवास्तव मुझे दिल्ली हाईकोर्ट का वो मुझे खुर्रम साहब, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था जब जज ने ये सवाल उठाया था, कोर्ट में जज ने पूछा था कि ये वीडियो सबने देखा है कि आपने नहीं देखा, कि कैसे एक लीडर पुलिस डीसीपी के बगल में खड़े होकर ये कह रहा है कि आप अगर नहीं करेंगे तो हम कर देंगे ये काम। ये कोर्ट की बात है। तो ये बताइए कि उसके बाद विवेक श्रीवास्तव साहब चुप क्यों हो गए? चले जाते कोर्ट में उनके खिलाफ, तो ये क्यों नहीं गए? यहाँ ये लेफ्ट की बैटिंग करने के लिए बैठ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आरएसएस का क्या सपना है। आरएसएस का सपना मैं इनको बता देता हूँ।
मैं आरएसएस का सपना सुन लीजिए आरएसएस का सपना 3 साल पहले जब इसी दिल्ली के विज्ञान भवन में बड़ा अगर एक दो बैड एलिमेंट्स हो भी जाते हैं, आप पूरी की पूरी कौम सुन लीजिए तो आप मीडिया में बैठ करके अरे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। आप जिस जामिया के कंधे के ऊपर बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस जामिया उस इदारे का मैं हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया की, उनको बिना विमेन कांस्टेबल की प्रेजेंस, अब देखिए आप जब बोलते हैं दिल्ली पुलिस के, और इस देश की पुलिस प्रेशर में आती है, ये भी एक रियलिटी है। कफील खान को आपने 200 दिन जेल में रखा, 200 दिन से ज्यादा, और फिर कोर्ट कहता है कि वो निर्दोष है। और मैं सरकार की बीजेपी की बात नहीं कर रहा, इस देश में टाटा के अंदर 21 साल लड़के दिए जाते हैं कि ये देश के लिए थ्रेट हैं, और 21 साल बाद पता चलता है वो निर्दोष हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। तो चार्जशीट बना करके माइनॉरिटीज का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। विवेक जी यहाँ भी यासिर के बोलने का अभी ये अधिकार है, उनका हक है, उनको भी उनका हक दे दीजिए, उनको बोलने दिए जरा, फिर आपसे बाद में रिएक्शन लेंगे। जी यासिर कंटिन्यू। उनको बोलिए कफील खान पे बोले। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए जिस जामिया के कंधे जी यासिर कंटिन्यू। जिस इदारे जामिया मिलिया इस्लामिया के कंधे पे जिस जामिया मिलिया इस्लामिया पे ये अपने कंधे पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उस इदारे से मैं आता हूं, मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ था और किन लोगों के साथ इंसाफ होगा, ये आने वाला वक्त भी देखेगा। और ये जो बार बार कहते हैं कि जरा आरएसएस से पूछ लीजिए, तो आरएसएस का मैं 3 साल पहले का जो इजलास इन्हें जानकारी जरूर होगी, और आप तो जरूर जानते होंगे, बहुत रिसर्च के साथ आप विशाल भाई बैठते हैं कि मोहन भागवत ने मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों मैं अभी तारीख में थोड़ा कम जाना चाह रहा हूं, बाद में कभी पढ़ाई कर लेंगे। अभी दिल्ली फसादात की जांच पे सवाल हो रहा है। इन्होंने जब सवाल किया विवेक श्रीवास्तव से, तो मैंने जवाब दे दिया इनको। अब ये बार बार मुझसे कहते हैं, वो तो आपको ड्रैग करना चाहते हैं, आप क्यों ड्रैग हो रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए दिल्ली फसादात की जांच को लेकर। पे क्यों नहीं बोलते? मैं इनसे मैं ड्रैग नहीं होता हूं। देखिए दिल्ली फसादात बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से काम चल रहा है। आप बार-बार भी लगने वाली जिन लोगों की विवेक जी प्लीज देखिए, सलमान साहब बहुत खामोशी से बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबको मौका दिया जाना चाहिए। जी ठीक ओके जी। सलमान निजामी साहब बोलिए। सलमान निजामी साहब, यासिर जिलानी का कहना है कि पुलिस कायदे कानून से चलती है, उसके पास कानून है, कानून की किताब है, पुलिस ओथ लेती है जब वर्दी पहनने से पहले, तो पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, कुछ गलत होता है तो कोर्ट है। सलमान, मैंने खामोशी से सबको सुना, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। वायलेंस क्या होता है? वायलेंस ये होता है कि आप किसी कम्युनिटी, किसी गैदरिंग को प्रवोक करते हैं, उसका एविडेंस सामने आता है, फिर आप गिल्टी कंसिडर किए जाते हैं। अभी तक जो पब्लिक डोमेन में जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें उमर खालिद का जो वीडियो है वो गांधी की बात कर रहा है, नॉन वायलेंस की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर की जो बात है वो कह रहा है कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। और कपिल मिश्रा ने ये पुलिस के सामने चेतावनी दी कि इनको अगर 1 घंटे में आप खाली नहीं करेंगे तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो आपके पास एविडेंस जो पब्लिक डोमेन में है वो सामने है। और दिल्ली पुलिस ने खुद ये साबित किया कि जामिया के बच्चे जो हैं वायलेंस में वो इन्वॉल्व नहीं थे। और आपने खुद ये देखा कि देश में जो माहौल है उसको किस तरीके से छुपाया जा रहा है, और डॉक्टर कफील को किस तरीके से 8 महीने जेल में रखा, और कोर्ट ने बोला कि इसको आपने 8 महीने जेल में रखा, इसका कोई कसूर ही नहीं है, इसने तो वायलेंस की बात ही नहीं की। अब मुझे बताइए, देश में एक डॉक्टर को 8 महीने आप जेल में रखते हैं, उसका कारोबार पे कितना असर पड़ा, आपने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसको इंसाफ कौन देगा? अब ऐसे ही आपने इन बेकसूर बच्चों को आपने जेलों में डाल दिया है। क्यों? आप में दम है, नेशनलिज्म दिखाना है, दिखाओ लद्दाख में, चाइना का मुकाबला करो। क्यों डरते हो चाइना से? दिखाओ नेशनलिज्म पाकिस्तान के खिलाफ, दिखाओ नेशनलिज्म चाइना के बस वक्त बहुत कर रहे हैं, आप अपने बात को कंक्लूड कीजिए। सलमान अपनी बात को कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। कहां से क्या कर रहे हो तुम? मैं ये कहता हूं कि देश में जो मुद्दे हैं, आज बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, आज लोगों की जाने जा रही है कोविड को लेके, वेंटिलेटर्स नकली हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, सिलेंडर नहीं है अस्पतालों में, हालत देखिए अस्पतालों की क्या है देश में। आज आपके
जो युवा हैं वो सड़कों पे हैं, किसान जो है सड़कों पे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, डॉक्टर आत्महत्याएं कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ जो इक्विपमेंट्स नहीं है अस्पतालों में, और जो माइग्रेंट वर्कर्स है कितनों की जानें चले गई, उस पे बात करिए, उस पे बात करिए। यासिर जिलानी, फाइनल कमेंट फ्रॉम यू। यासिर जिलानी करते हैं जी, आप बात करते हैं रिया यासिर जिलानी, फाइनल कंगना कमेंट की, कभी बॉलीवुड, कभी बॉलीवुड, कभी सलमान प्लीज, तो शर्म करिए। यासिर जिलानी, बेड़ा गर्क कर दिया देश का आपने। विशाल भाई, आपने जो सवाल मुझसे करे हैं पिछले 22-23 मिनट के अंदर, आप बताइए कि मैंने कोई जो डिबेट आपने दी थी, जो टॉपिक था, मैं उसी पे रहा हूं। मैं ईमानदारी से जी, बस कंक्लूड कर दीजिए, बहुत ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं, बस कंक्लूड कर दीजिए। बेरोजगारी पे मैं बिल्कुल मैं आपसे आके बात करूंगा। देखिए, मुझे यकीन है दिल्ली पुलिस पे, और जो लोग इस वक्त दिल्ली पुलिस का उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी आगे देखेंगे, और कोर्ट में भी दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। जो लोग अपराध जिन्होंने किया वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो बेकसूर हैं उनको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इस पर इंटरनेट मत कीजिए, फाइनल कमेंट है प्लीज। उनको इंसाफ मिलेगा विशाल भाई, ये मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से कर रहा हूँ। चलिए, बड़ी बात। विवेक जी, आपका भी फाइनल कमेंट चाहिए, छोटा सा प्लीज। मैं सिर्फ यही कहूंगा, हिंदू और मुसलमान दोनों एक समान है इस देश के लिए, बराबरी का हक है, बराबरी का अधिकार है, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और इससे बीजेपी और इस गवर्नमेंट को डाइवर्ट नहीं होना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। आदाब।